गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिनों के बाद में आज लाइव आए हैं। पिछले कई दिनों से अब डिस्टर्ब चल रहे थे। अब आज से वापस पुनः अपने जो पुरानी टाइम सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से क्लासें अपनी लाइव रहेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे आके आपने पिछली क्लासों के अंदर आपने पढ़ा था, जो आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस है, उसके आपने 1 से लेके 95 क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिए थे, जो पिछली बार एग्जाम में आए हैं। अब यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, वो है आपका 96 क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी दिनों से जैसे ही आपका जेट का एग्ज़ाम आगे की ओर गया है, तो काफ़ी स्टूडेंट होपलेस हो गए और बारी बारी से कॉल करते हैं, सर जेट का एग्ज़ाम लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को अपनी जो तैयारी है इसको कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा हमारे को ज़्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है। हो सकता है सितंबर का जो महीना है उसके किसी वीक के अंदर अपने एग्ज़ाम को क्लियर करवाया जाए, तो आप सब लोग बाग तैयारी रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका 96 नंबर का क्वेश्चन था आज की क्लास के अंदर, 96 नंबर के क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, वो है गाय की गर्भावधि होती है। देखो, आपको मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले बात करते हैं गर्भावधि क्या होती है, गर्भावधि का अर्थ क्या होता है। तो देखो, जब पशु प्रेग्नेंट होता है, पशु के प्रेग्नेंट होने से लेकर जब तक प्रसव की क्रिया नहीं होती तब तक के बीच के समय को अपन क्या कहते हैं, गर्भावधि कहा जाता है। बात करेंगे प्रसव क्या होता है, तो प्रसव क्या होता है, जब पशु के गर्भाशय के अंदर जो बछड़ा है या जो भी बच्चा है वो पूर्ण डेवलपमेंट होकर क्या होता है, बॉडी से बाहर आता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है। तो प्रेग्नेंट होने से लेकर प्रसव के बीच का जो ड्यूरेशन है, उस बीच के ड्यूरेशन को अपन क्या कहेंगे, गर्भावधि कहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, गाय की गर्भावधि जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका 90 है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, देखिएगा जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो है 150, ऑप्शन नंबर 3 है 180 और ऑप्शन नंबर क्या है आपका 270। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका 96 का ऑप्शन नंबर जो 4 है, ये इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो 270 दिन है वो गाय की गर्भावधि के दिन माने जाते हैं। बात करेंगे कि जो आपका ये क्वेश्चन है वो किस एग्जाम के अंदर पूछा गया। हालांकि ये क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा बहुत बार पूछा गया है, जैसा कि जेट 2012 के अंदर पूछा गया। उसके बाद देखिए बैक टू बैक 2013 के अंदर पुनः ये क्वेश्चन पूछा गया और एक 2016 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका अर्थ ये होता है कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा 97 है, 97 की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पशु की आयु का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है। क्वेश्चन आपका 97 ये है कि आपके पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे सर्वोत्तम जो विधि है वो कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो पशुओं की आयु ज्ञात करने की जो विधियां हैं, जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला है शारीरिक अवस्था के मूल्यांकन के द्वारा। इसके अंदर क्या होता है, शारीरिक जो अवस्था का मूल्यांकन है, जैसे पशु की आंखें चमकीली है और वो तेज तर्रार है, इसका मतलब पशु की आयु क्या है, कम है। लेकिन पशु की आंखों के अंदर विशेष प्रकार की थकान, एक विशेष प्रकार का एक उसके अंदर जो है अधिक पशु का होता है, उसकी जो आंखें होती है रफ सी होती है, उसके अंदर क्या होता है, पानी का बहना, ऐसी कंडीशन आती है। जिससे पशु के जो खुर होते हैं वो बिल्कुल चमकीले होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। और अधिक उम्र का जो पशु है उसकी जो खुर होते हैं वो भद्दे और बड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि कम आयु के पशु की शरीर की जो त्वचा है वो चमकीली और खिंची हुई रहती है, जबकि अधिक आयु के पशु की त्वचा वो क्या होती है, ढीली और लटकी हुई अवस्था के अंदर रहती है। तो यहाँ पर अपन शारीरिक अवस्थाओं के आधार पर भी पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। एक होता है बेटा आपके सींग के द्वारा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सींगों के द्वारा जो आयु है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। ये जैसे पशु के सींग है और इस सींग के ऊपर ये क्या पाए जाते हैं, आपके रिंग पाई जाती है, जिसको छल्ले कहते हैं। अब अपन बात करेंगे, ये जो छल्ला है वो किस वर्ष बनना स्टार्ट होता है, तीसरे वर्ष। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने की जो विधि है उसके अंदर सींगों के द्वारा भी पशुओं की आयु को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस पशु के सींग के ऊपर जैसे छल्लों की संख्या है 1, 2 और 3। अब 3 छल्ले हैं तो इस पशु की जो आयु है वो कितनी मानी जाती है। तो यहाँ पर सूत्र आता है 2 प्लस सींगों पर
छल्लों की संख्या। तो यहां पर देखिएगा 2 प्लस पशु की बॉडी के ऊपर छल्लों की जो संख्या है वो कितनी है, 5 है। तो यहां पर पशु की जो आयु है वो कितनी है, 5 वर्ष है। ये सींगों के द्वारा पशु की आयु ज्ञात की जा सकती है। एक होता है दांतों के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा एक आता है दांतों के द्वारा। तो दांतों के द्वारा यदि अपन बात करते हैं इन सभी में से कि पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे सर्वोत्तम यदि कोई विधि है तो वो विधि कौन सी आपके, वो है दांतों के द्वारा। इसके अंदर देखो दंत सूत्र जो होता है वो होता है जिसे I/I है प्लस C/C है प्लस PM/PM है और एक आता भैया आपके M/M। यहां पर अपन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पुनः देखिएगा। जो दंत सूत्र होता है, दंत सूत्र के अंदर यहां पर आई का अर्थ क्या होता है, इंसाइजर, जिसको कृतन दांत कहते हैं। ये पशु के जबड़े के आगे के भाग में पाए जाते हैं। उसके बाद में देखा होगा नेक्स्ट होता है आपका कील दांत, जिसे कैनाइन कहते हैं। ये कैनाइन जो दांत होते हैं ये मोस्टली उसी पशु के अंदर पाए जाते हैं जो आपके जुगाली नहीं करता, जैसे मांसाहारी जो पशु होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि के अंदर ये दांत पाए जाते हैं। जबकि रोमांती पशु होता है, जुगाली करने वाला पशु होता है, उसकी बॉडी के अंदर ये दांत नहीं पाए जाते। उसके बाद में देखिएगा प्री मोलर। मोलर का जो अर्थ होता है यहाँ पर प्री मोलर, जिसे अग्र च्वण के नाम से आप जानते हो। एक होता है आपके मोलर, मोलर को अपन कहेंगे च्वण, जो स्थायी दांत है ये वही है। तो इस प्रकार से पशुओं की जो आयु ज्ञात करने का सबसे बेहतरीन और सबसे सर्वोत्तम जो विधि है वो कौन सा होता है, पशु के दांतों के द्वारा पशु की आयु ज्ञात की जाती है। उसके बाद में देखिएगा जो आपका 98 है, 98 के अंदर अपन बात करेंगे दूध के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व के अंदर सर्वाधिक जो पशुपालन है वो कहां पर किया जाता है, वो इंडिया के अंदर किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि विश्व की 35% जो लाइव स्टॉक है, पशु आबादी है, वो भारत के अंदर निवास करती है। और विश्व में सर्वाधिक दूध का जो प्रोडक्शन है वो भी कहां होता है, भारत में होता है। तो दूध के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ये क्वेश्चन जो है जेट एग्जाम 2012 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोवंश में अत्यधिक ज्वर तथा खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपकी गाय है, गायों के अंदर एक होता है अत्यधिक बुखार, ज्वर जिसको कह सकते हैं, और खूनी दस्त जो है वो किस रोग के लक्षण है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन के अंदर जो 4 डिजीज दे रखे हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो पहला जो है रिएंडरपेस्ट, जिसको अपन पशु प्लेग कह सकते हैं, इसे अपन जो है पशु प्लेग कह सकते हैं। देखो रिएंडर पेस्ट के अंदर क्या होता है, जो पशु है, पशु की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और जो पशु है, पशु की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के साथ तेज बुखार आता है, और ये जो डिजीज है इसे माता या पशु प्लेग आदि के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, खूनी दस्त लगते हैं। उसके बाद में एफएमडी जो डिजीज आता है, एफएमडी डिजीज के अंदर भैया क्या होता है कि जो पशु के जो मुंह है उसके अलावा जैसे पैर है उसमें फप्पोले बन के छाले, वो फप्पोले फूटते हैं और वहां छाले बनते हैं, जिससे मुंह के अंदर छाले बनने से पशु जो है वो चारा आसानी से खा नहीं पाता और पशु के मुंह से लगातार लार का स्राव होता रहता है। इस क्रिया को एप्थाइजेशन या इसे एप्था ज्वर के नाम से भी इस रोग को कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखो एंथ्रेक्स होता है, वूल सॉर्टर डिजीज जिसको कह सकते हैं। इस रोग के अंदर पशु की जो रेक्टम होती है, प्लिया है, उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और पशु को मरने के बाद डायरेक्ट इसको बिना पोस्टमार्टम के दफनाया जाता है। उसके बाद में देखिएगा ब्लैक क्वार्टर, जिसको लंगड़ी के नाम से जान सकते हैं। पशु के मासिले जो भाग होते हैं, उस पशु के मासिले भागों के ऊपर क्या होता है, सूजन आती है, और उस सूजन को दबाने से चुर-चुर किसी आवाज आती है, और उस सूजन के ऊपर यदि चीरा लगाएंगे तो काले बदबूदार झाग वहां से बाहर निकलते हैं। तो यहां पर देखिएगा अत्यधिक ज्वर और खूनी दस्त किस रोग के मेजर सिम्टम्स है, तो वो कौन सा आपका रिएंडरपेस्ट। तो 99 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है आपका रिएंडरपेस्ट। और ये जो क्वेश्चन है ये जेट 2013 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है 100, उसके बारे में बात करेंगे। दूध में दुग्ध प्रोटीन है कि जो दूध होता है, दूध की जो मुख्य प्रोटीन है वो मुख्य प्रोटीन कौन सी है। तो देखो यहां पर अपन बात करेंगे, एक आता आपका एल्ब्यूमिन है। तो मैं बताना चाहूंगा जो खीस होती है, खीस की मुख्य प्रोटीन जो है वो कौन सी है, एल्ब्यूमिन और ग्लूटीन क्या होता है आपके गेहूं के अंदर, ये किस में होता है, ग्लूटीन गेहूं के अंदर।
केसिन क्या है, मोस्टली दूध की प्रोटीन है, और होर्डिन जो है ये आपकी जौ की प्रोटीन है। तो यहाँ पर दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन सी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या इसका राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जेट 2013 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 101 नंबर के जो क्वेश्चन है वहां पर देखिएगा पशु में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखा होगा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, एनिमल मेडिकल है, उसके अंदर जो आपका अरंडी का तेल होता है इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और ये मोस्टली आपने देखा होगा प्रोटेक्टिव और एक प्रकार से ये पशु की बॉडी के अंदर हल्का दस्तावर का काम करता है, जिससे जो भी मल है या जमा हुआ मल है वो बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दस्तावर के रूप में, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके ज्वर रोधी, ऑप्शन नंबर 3 है दर्द निवारक, और ऑप्शन नंबर 4 है वो प्रतिजैविक का कार्य करता है। तो यहां पर ऑप्शन चारों को देखने के बाद पता चलता है कि जो अरंडी का तेल है वो क्या है, आपके हल्का दस्तावर का कार्य करता है, पेट में जमे हुए मल को बाहर निकालने का कार्य करता है, और एक आंख के अंदर कोई वस्तु गिर जाती है तो उस वस्तु को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपको जेट के अंदर किस वर्ष पूछा गया, तो जेट 13 की जो 2013 की जो एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिएगा ताजा दूध का जो पीएच है वो कितना है, तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो है 6.3 से 6.5, ऑप्शन नंबर सेकंड है 6.5 से 6.7, ऑप्शन नंबर 3 है 6.7 से 6.9, और ऑप्शन नंबर जो 4 है 6.9 से 7.1। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो दूध का पीएच होता है 6.4 से 6.7 होता है, लेकिन यहां पर आपने देखा होगा ऑप्शन के अंदर 6.4 से 7.4 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके नजदीक का सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सेकंड, जिसके अंदर दे रखा है 6.5 से 6.7। तो यहां पर दूध का जो ताजा दूध का पीएच है वो है आपके 6.5 से 6.7। अब ये क्वेश्चन जो है आपके जेट 2013 में और जेट 2016 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा आपके 103 नंबर का जो क्वेश्चन है, लंबे लटकते कान जो है, लंबे लटकते कान, नाक रोमन, छोटे समतल सींग, बड़ा अयन, लंबे थन किस बकरी की नस्ल की पहचान है। तो देखिएगा मैंने जब आपको बकरियों की नस्लें पढ़ाई तो उन बकरियों की नस्लों के अंदर अपन बात करते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है जमुनापारी है। तो यहाँ जमुनापारी जो ब्रीड थी आपकी, इसके ओरिजिन पहले इसकी बात करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से उत्पन्न हुई बकरी की नस्ल है। इस बकरी की नस्ल के बारे में मुख्य विशेषता कहा जाता है कि इस बकरी का जो मुंह होता है वो तोते के समान, नाक रोमन, और इस बकरी का जो शरीर होता है आकार में बड़ा होता है। इसका जो अडर सिस्टम होता है जिसे अयन कहते हैं बहुत डेवलप होता है, और ये भारतीय बकरियों में सबसे भारी नस्ल है। और इस बकरी के पिछले पैरों पे घने लंबे बाल होना इस बकरी की मुख्य विशेषताएं हैं। तो यहां पर ये जितनी भी विशेषताएं दे रखी है वो सारी की सारी विशेषताएं इस बकरी के ऊपर सटीक बैठती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है आपके जेट 2013 के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र है। तो यहां पर देखिएगा जो जाफराबादी ब्रीड्स है, जाफराबादी ब्रीड्स का जो ओरिजिन पैलेस है, गृह क्षेत्र की बात करेंगे। एक होता है करनाल हरियाणा में, काठियावाड़ गुजरात में, रोहतक हरियाणा में, और पंतनगर आपके उत्तराखंड में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा काठियावाड़ का जो गिर क्षेत्र है, गुजरात के काठियावाड़ के गिर क्षेत्र, इस भैंस का क्या है, ओरिजिन पैलेस है। तो 104 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों होगा आपके काठियावाड़ का क्षेत्र है। और ये जो क्वेश्चन है आपके जेट 2013 की एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इस जो भैंस की नस्ल है इसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रीड होती है बहुत ताकतवर होती है और इसकी मादा को ताकतवर मादा के लिए पुरस्कृत किया गया है। उसके बाद में देखिएगा 105 गाय तथा भैंस में होने वाले गलघोटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है। तो यहां पर देखिएगा
गाय और भैंस के अंदर जो गलगोटू डिजीज है, उस गलगोटू डिजीज के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी है, उस बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो यहां पर देखिएगा अपन बात करते हैं गाय और भैंस के अंदर जो गलगोटू होता है, गलगोटू के बेसिक सिम्टम्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है कि गाय के या किसी भैंस के गले के अंदर क्या होती है, गांठ बनती है, और उस गांठ के बनने से क्या होता है, पशु जब श्वास लेता है तो श्वास लेते समय घर घर की सी आवाज आती है, और पशु अपनी जो गर्दन है उस गर्दन को जमीन के ऊपर ऐसे फैला के रखता है, और कई बार श्वसन क्रिया में दिक्कत आने से पशु की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो डिजीज है ये होता है पास्चुरेला बोविसेप्टिका और एक होता है पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका। तो यहां पर देखिएगा ये डिजीज दो प्रकार से होता है, एक होता है बोविसेप्टिका, एक है आपके बोविसेप्टिका, और एक आता है आपका बुबेलिसेप्टिका। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें बोविसेप्टिका गाय के अंदर होता है और बुबेलिसेप्टिका किसके अंदर होता है, भैंस के अंदर। तो यहाँ 105 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और ये जो क्वेश्चन है आपकी जेट 2013 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इसका अर्थ ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि पशुओं में होने वाली जो डिजीज है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है, किस वायरस के द्वारा होती है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस वायरस का क्या नाम है। ये सब चीजें आपको एनिमल जो मेडिकल है उसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। उसके बाद में देखिएगा 106 नंबर का जो क्वेश्चन है, गोवंश की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर रिवीज हुआ है। तो यहां पर बात करेंगे गोवंश की जो गायों की द्विप्रयोजनी नस्ल है, निम्न में से देखा होगा आपने हरियाणवी जो नस्ल है ये भी गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है। ये कृषि कार्य प्लस आपके दूध देने दोनों के लिए उपयुक्त होती है, इसीलिए किसानों के लिए बेस्ट गाय की नस्ल है। थारपारकर जो गाय है ये भी आपकी द्विप्रयोजनी नस्ल है, और ये मेरे हिसाब से एक महत्वपूर्ण द्विप्रयोजनी नस्ल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसका ओरिजिन पहले से है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थारपारकर जिला जो गिर गाय है, गिर गाय की अपन बात करेंगे, ये एक दुधारू नस्ल है। तो यहां पर द्विप्रयोजनी नस्ल में जिसे ऑप्शन नंबर 1 है द्विप्रयोजनी है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर थारपारकर है आपका द्विप्रयोजनी नस्ल है। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2013 में और जेट 2017 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका अर्थ है कि गायों का जो क्लासिफिकेशन होता है उनकी यूटिलिटी के आधार पे, उनकी उपयोगिता के आधार पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी बार यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ये देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काजरी स्थित है। हालांकि ये क्वेश्चन आपके हर एक टॉपिक के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत रिपीट हुआ है, और काजरी का जो इंस्टीट्यूट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट, यदि किसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो वो कहाँ है आपके काजरी के इंस्टीट्यूट के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, झांसी उत्तर प्रदेश में, और एक होता है बेटा आपके जोधपुर राजस्थान में। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो काजरी जोधपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2014 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 108 है वो है निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है। तो यहां पर देखिएगा आपको भैंस की नस्ल के पहचान करनी है। तो यहां पर देखिएगा थारपारकर गाय की एक द्विप्रयोजनी नस्ल है, कांकरेज गाय की एक भारतीय गायों की सबसे भारी नस्ल है जिसकी जो सींग होते हैं बहुत भारी होते हैं, और ये मोस्टली सवाई चाल के लिए फेमस ब्रीड है। राठी राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है, राठी को। और यहां पर देखिएगा विश्व की सबसे बेहतरीन भैंस की जो नस्ल है वो कौन सी आपके मुर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बेहतरीन जो ब्रीड है वो कौन सी आपके मुर्रा है। उसके बाद में अपन बात करेंगे ये जो क्वेश्चन है वो किस एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। तो जेट 2014 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में आते हैं अपन 109 क्वेश्चन के ऊपर, निम्न में से कौन से जानवर के मांस को बीफ कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निम्न में से किस पशु के मांस को बीफ कहा जाता है। तो यहां पर देखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक होता है जैसे आपकी गाय होता है, एक आपका पशु है मोस्टली जो आपके सिलेबस में है भैंस है, उसके अलावा जैसे बकरी है आपके, इसके अलावा जैसे भेड़ है। तो यहां पर गाय का जो मांस है उसे अपन क्या बोलेंगे, ये बीफ बोलेंगे। भैंस जो है इसे बोलेंगे बफन,
बकरी को बोलेंगे चेवन, और भेड़ का जो मांस है उसे क्या बोलते हैं, मटन। और एक आता है बेटा आपके मुर्गी, तो मुर्गी का जो मांस है, मुर्गी के मांस को अपन क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से पशु का जो मांस है उस मांस के टाइप का प्रकार है, कौन सा मांस क्या कहलाता है, किस पशु का मांस क्या कहलाता है। तो यहाँ पर गाय के मांस को अपन बीफ बोलेंगे, भैंस के मांस को बफन कहेंगे, बकरी का जो मांस है उसको चेवन बोलेंगे, भेड़ का जो मांस है मटन कहेंगे, और एक आता है जो मुर्गी का मांस है उसको चिकन के नाम से जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपके जेट 2004 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 100 जो 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर देखिएगा निम्न में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल है। तो यहां पर देखिएगा आपको गाय की विदेशी नस्ल की पहचान करनी है। तो देखिएगा एक आता है जर्सी, जर्सी के ओरिजिन पहले इसकी बात करते हैं, इंग्लिश चैनल के पास जर्सी द्वीप समूह। दूसरा आता है हरियाणा, तो इंडिया का जो हरियाणा राज्य है वो इसका ओरिजिन पैलेस है। कांकरेज की बात करते हैं तो ये गुजरात के क्षेत्र से उत्पन्न हुई गाय की नस्ल है। और राठी की बात करते हैं, राजस्थान का राठ क्षेत्र जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिला स्थित है। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये तीनों जो गाय की नस्लें हैं ये इंडियन काऊ है, और ये जो नस्ल है ये एक विदेशी नस्ल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेट 2015 के एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से विदेशी गाय है, तो 3 आपके देसी ब्रीड थी, और ये नंबर जो आपकी फर्स्ट है वो कौन सी आपके विदेशी जर्सी गाय की नस्ल है। उसके बाद में देखिएगा 111 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिएगा उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है। तो यहां पर देखिएगा कि मोस्टली जो भैंस की नस्लें, जो सर्वोत्तम भैंस की नस्लें पाई जाती है वो मोस्टली भारत के उत्तरी पूर्वी भागों के अंदर अधिक पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी पश्चिमी भागों में भी पाई जाती है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुरती, ऑप्शन नंबर सेकंड है नीली रावी, ऑप्शन नंबर 3 है मैसाना, और ऑप्शन नंबर 4 है आपके मुर्रा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सी भैंस का ओरिजिन पैलेस कहां है। तो ये आपने देखा होगा गुजरात की ब्रीड है, ये आपकी पंजाब क्षेत्र की ब्रीड है, और उसके अलावा मैसाना जो है महाराष्ट्र की ब्रीड है, और एक आता है आपका जो मुर्रा है, मुर्रा भी कहाँ की ब्रीड है आपके, जैसे ये मोस्टली पंजाब, दिल्ली और यूपी के कुछ इलाकों से जुड़ी हुई है। तो मोस्टली आपके उत्तरी पूर्वी जो भारत है उस इलाके में पाई जाने वाली भैंस की सबसे सर्वोत्तम नस्ल जो कि सर्वाधिक दूध देती है वो कौन सी आपकी मुर्रा, जिसे खुंडी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन है जेट 2015 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे 112 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है खुरपका मुंहपका रोग का मुख्य लक्षण है। तो यहां पर देखिएगा जो खुरपका मुंहपका रोग है इस रोग के मुख्य लक्षणों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं, पहला ऑप्शन ये है। मुंह सूज जाता है, पैरों में सूजन आती है, और एक आता है आफरा आता है। तो बेसिकली यहां पर अपन बात करेंगे मुंह तथा पैरों में फफोले होकर वहां पर क्या बनते हैं, छाले बनते हैं, स्पॉट बनते हैं। ये इस रोग का क्या है, मेजर इसका इटियोज है, इसका मुख्य लक्षण है। तो यहां पर ये जो है ये 2015 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 113 नंबर का जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नवजात बछड़े को पिलाना चाहिए। यहां पर अपन बात करेंगे सर्वप्रथम नवजात बछड़े को क्या पिलाना चाहिए। देखिएगा एक आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दूध, ऑप्शन नंबर सेकंड है पानी, ऑप्शन नंबर 3 है ग्लूकोज, और ऑप्शन नंबर 4 है खीस। तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि नवजात बछड़ी को जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर उसके शरीर का 1/10 जो है 10वां भाग है उसके शरीर भार का, वो क्या है, खीस का पिलाना चाहिए, ताकि उसके अंदर आजीवन एंटीबायोटिक कैपेसिटी आ सके और उसको ताकत मिल सके बछड़े को। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर आपका 4th है राइट आंसर है, और ये जेट 2015 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं दुग्ध दोहन की सबसे सर्वोत्तम जो विधि है वो कौन सी है। तो यहां पर देखिएगा दुग्ध दोहन की सबसे सर्वोत्तम विधि के बारे में बात करते हैं। दुग्ध दोहन की सबसे सर्वोत्तम विधि, तो देखो दुग्ध दोहन की मोस्टली 2 विधियां हैं। देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, एक होता है मशीन के द्वारा, एक होता है मशीन के द्वारा, और एक होता है हाथों के द्वारा। अब यहां पर हाथों के द्वारा इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपके चुटकी विधि,
एक होता है अंगूठा दबाकर, और नंबर जो 3 है वो है पूर्ण हस्त विधि। अब बात करेंगे दूध निकालने के लिए सबसे सर्वोत्तम जो मेथड है। देखो यहां पर जो चुटकी विधि है, इसके अंदर जिस पशु के थन छोटे होते हैं उन पशुओं में अपनी जो अंगूठा और ये ऊपर की जो अंगुली है उसमें थन को इस प्रकार से पकड़ा जाता है। हालांकि वैसे बेनिफिशियल है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि पशु के थन जब छोटे होते हैं तब ये विधि मोस्टली अपनाई जाती है, और इसके अंदर क्या होता है दुग्ध दोहन में बहुत समय लगता है, इसलिए इसको सर्वोत्तम अपन नहीं मान सकते। एक होता भाई अंगूठा दबाकर, जैसे ये पशु का थन है तो इस पशु के थन को अपन क्या करते हैं चारों अंगुलियों और अंगूठे के बीच के प्रेशर के द्वारा ऐसे अपन क्या करते हैं दूध निकालते हैं, जिससे क्या होता है कई बार ये जो आपका थन है इस थन के अंदर क्या होता है ये डैमेज हो जाता है प्रेशर के कारण। इसके अंदर क्या हो सकता है कि यहाँ पर थनैला होने की संभावना रह सकती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसलिए ये भी आपके लिए सर्वोत्तम नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा पूर्ण हैंड जो सिस्टम होता है, पूर्ण हस्त विधि है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका थन है उस थन को ऐसे पांचों अंगुलियों के द्वारा बीच में पकड़ा जाता है, और इसके अंदर क्या होता है दूध बहुत फास्ट गति से निकलता है और पशु के लिए किसी प्रकार का क्या होता है दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पर दुग्ध दोहन की सबसे सर्वोत्तम जो विधि है देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पूर्ण हस्त, एक आता है अंगूठा दबाकर, चुटकी विधि, और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि इनके बारे में विस्तारित रूप से मैं बता चुका हूं, आपकी फुल हैंड सिस्टम जो है वो दूध निकालने की सबसे सर्वोत्तम विधि है। ये क्वेश्चन जेट 2005 और जेट 2017 की एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं 2 बार ये क्वेश्चन आया है, तो आगामी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में देखिएगा 115 नंबर का क्वेश्चन है, बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। देखो जो बछड़े को जो शुरुआत के अंदर जो आप खीस पिलाते हो उसका मुख्य जो कार्य है वो क्या है, तो देखो दांतों का सही विकास करना, एक आता है आंखों की रोशनी प्रदान करना, एक आता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और एक आता है शरीर के भार को संतुलित करना। तो यहां पर देखिएगा अपन बात करते हैं खीस का जो मुख्य कार्य क्या होता है कि बछड़े को जन्म के तुरंत बाद उसके शरीर भार का 1/10वां भाग उसको खीस पिलाते हैं, तो वो खीस क्या होती है आजीवन उसकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक कैपेसिटी पैदा करती है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। तो इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। लेकिन खीस के अंदर विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण वो आंखों की रोशनी को भी बरकरार रख सकता है। लेकिन इन दोनों के अंदर जब कंपटीशन करेंगे तो जो नंबर 3 ऑप्शन है वो क्या है ज्यादा बेटर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये जेट 2015 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 16 जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे अपन। देखिएगा क्वेश्चन है आपका 116, देखिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। देखो को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है, कि इसके अंदर मोस्टली आपकी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सी दवा जो है उसको रोगाणुनाशक के रूप में काम में लिया गया है। तो यहां पर देखिएगा एक आता आपका जैसे बोरिक एसिड है रोगाणुनाशक है, क्लोरोफार्म जो होता है ये मोस्टली निद्रावाक होता है, पशु को नींद लाने के लिए मोस्टली इसका यूज किया जाता है। अदरक है जुकाम वगैरह को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। यूरिया है, यूरिया का जो उपयोग है मोस्टली चारे को उपचारित करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये इसका क्या है, जो बोरिक एसिड है इसको रोगाणुनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। जेट 2015 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 117 नंबर का जो क्वेश्चन है, बकरी में रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है, कि बकरियों में ऐसी नस्ल कौन सी है जिसका जो नाक है वो रोमन है और उसका जो मुंह है वो तोते के समान है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे जमुनापारी, बारबरी, बीटल और एक आता है मारवाड़ी। तो मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूं कि नाक रोमन यदि आ जाता है तो वो क्या है आपका जमुनापारी बकरी की नस्ल है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जमुनापारी से पूछे जाते हैं। जेट 2015 की एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में देखिएगा 118 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में अपन बात करेंगे। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है। तो यहां पर देखिएगा अपन बात करेंगे कि निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल है जो श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है।
तो यहाँ पर अपन बात करेंगे थारपारकर नस्ल है, उसके अलावा जैसे नागौरी है, गिर है, साहिवाल है। तो यहाँ पर साहिवाल और जो गिर ब्रीड है ये मोस्टली दुधारू है, जबकि थारपारकर क्या है आपकी द्विप्रयोजनी है, और नागौरी क्या है आपके भारवाही है। तो ऑप्शन नंबर 2 है नागौरी जो बेल होता है वो कृषि कार्यों के लिए सबसे सर्वोत्तम ब्रीड है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर है। और जेट 2015 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा जो 119वें नंबर का क्वेश्चन है, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा मुर्गी के शरीर का जो तापमान है, देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है 98 से 100 फ़ारेनहाइट, एक होता है 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक आता है 108 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर है, और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, जिससे जेट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, उसके अगली बार ये एग्जाम जो लगी उसके अंदर पुनः ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब क्या है कि मुर्गियों की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपने दिमाग में रखिएगा। राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो देखिएगा राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो मुर्गियों का जो प्रोडक्शन होता है, मुर्गी पालन का जो कार्य किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 है आपके जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 है टोंक, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका नागौर। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो मुर्गी पालन का जो कार्य किया जाता है वो कौन से जिले में किया जाता है? आपके अजमेर जिले में किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है जेट 2016 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 121वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपन बात करेंगे गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय जो नस्ल है उसका नाम बताना है। तो देखिएगा यहां पर जर्सी है, हरियाणा है, साहिवाल है, होलिस्टीन है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो जर्सी है वो विदेशी ब्रीड है, इसके अलावा होलिस्टीन भी है आपका विदेशी ब्रीड है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 है बिल्कुल नेगेटिव है। यहाँ पे अपने को टक्कर लेना है हरियाणवी से और साहिवाल से। हरियाणी आपकी द्विप्रयोजनीय है इसलिए राइट आंसर नहीं है। तो भारतीय गायों में सर्वाधिक मीठा दूध और सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय की नस्ल है वो कौन सी है बेटा? आपके साहिवाल। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2016 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी ये जो टॉपिक है इसको क्लास लेने में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, और ये एक बहुत मतलब लार्ज स्केल के ऊपर अपने को बेनिफिट होगा कि अपने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है वो जेट एग्जाम के अंदर, ICAR एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इनका सॉल्यूशन करना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी जो दोस्त हैं अपने इस वीडियो को, अपनी इस क्लास को जितना ज्यादा शेयर कर सके, इस बेल आइकन को दबा के अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो आपकी क्लास है ये संपूर्ण विद्यार्थियों तक पहुंच सके और इस क्लास का जो है वो सभी विद्यार्थी इसका बेनिफिट ले सके। यहां पर देखिएगा जो एक क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है उसके अंदर अपन बात करेंगे 122 है मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल के बारे में बात करेंगे तो देखो एक आता है रोड आइलैंड, एक आता है रेड कॉर्निश, व्हाइट लेगहॉर्न और एक आता है सानेन। सानेन यहां पर क्या है आपके बकरी की नस्ल है। व्हाइट लेगहॉर्न क्या है अंडे उत्पादन के लिए सबसे सर्वोत्तम है, और मांस के लिए उपयुक्त कौन सी आपकी रेड कॉर्निश। तो यहां पर रोड आइलैंड होता है। रोड आइलैंड मुर्गी की एक आयताकार बॉडी स्ट्रक्चर वाली ब्रीड है और ये मोस्टली मांस और अंडा दोनों के लिए, मांस प्लस अंडा दोनों के लिए पाली जाने के कारण द्विप्रयोजनी ब्रीड है ये। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है इसका राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2016 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा पश्मीना नस्ल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पश्मीना नस्ल देखिएगा भेड़ बिल्कुल नहीं, भैंस बिल्कुल नहीं है, गाय की भी नहीं है। जी हां दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा है वो है आपका पश्मीना नस्ल किसकी है। तो ये पश्मीना जो नस्ल है ये किसकी ब्रीड है? आपके बकरी की नस्ल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा था। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो यहां पर देखिएगा जो पश्मीना यहां पर ऊन न पूछ के पश्मीना नस्ल पूछी गई है। तो यहां पर पश्मीना जो नस्ल है वो किसकी? आपके बकरी की। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2016 की एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है।
उसके बाद में देखिएगा 124 है, साइलेज में नमी परसेंटेज बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा जो साइलेज है, इस साइलेज के अंदर नमी की बात करेंगे तो साइलेज के अंदर नमी की जो मात्रा होती है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिएगा 60 से 70%, एक होता है 10 से 20%, एक होता है 30 to 40% और एक होता है 20 से 25%। तो अपना जो साइलेज होता है, साइलेज के अंदर बेसिकली जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कितना होता है आपका 30 से 40% होता है। इसलिए 124 का राइट आंसर जो होगा वो थर्ड नंबर का क्वेश्चन होगा। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2016 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 125 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिएगा भैंस में गर्भावधि का समय होता है। तो यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भैंस है, भैंस के अंदर गर्भावधि का जो उपयुक्त समय है वो कौन सा है। जैसे कि मैंने गाय में बताया था आपको 270 दिन का, भैंस के अंदर 310 दिन का, बकरी के अंदर 151 डेज और भेड़ के अंदर 147 डेज। इसके अलावा जो ऊंट होता है उसके अंदर 395 डेज और सुअर के अंदर क्या होता है 114 डेज। तो यहाँ पर जो भैंस है, भैंस की जो गर्भावधि होती है वो कितने दिन की होती है आपके 310 दिन की। तो ऑप्शन नंबर 1 है 151, ऑप्शन नंबर 3 है 285, ऑप्शन नंबर 4 है आपके 380। तो यहाँ पर 310 दिन जो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो इसका राइट आंसर है। और जेट 2017 के अंदर और जेट 2018 बैक टू बैक ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 125 था, भैंस की गर्भावधि का समय, बिल्कुल सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। और ये 2 बार आपकी जेट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 126, भेड़ के मीट को क्या कहा जाता है। जो भेड़ है, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, जैसा कि मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया है। चिकन क्या है आपके मुर्गी की मांस है, बीफ गाय का मांस है, पोर्क सुअर का मांस है और मटन जो होता है भेड़ के मांस को अपन क्या बोलेंगे, मटन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है। और ये जेट 2017 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 127 है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो यहां पर देखिएगा दूध की अपन बात करेंगे, दूध के अंदर मोस्टली किस एलिमेंट्स की कमी पाई जाती है। तो यहां पर देखिएगा दूध के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन फेरस जो तत्व होता है, फेरस न्यूट्रिएंट्स की अल्पता पाई जाती है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जेट 2017 के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 128 है, गर्भर विधि उपयोग परीक्षण हेतु करते हैं। कि मोस्टली जो गर्भर विधि है, गर्भर विधि का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा गर्भर विधि का जो उपयोग है वो आपने देखा होगा अम्लता के लिए, आपने देखा होगा ब्यूरेट वगैरह काम में लेते हैं। विटामिन्स ये भी नहीं है, प्रोटीन्स ये भी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, वसा परसेंटेज ज्ञात करने के लिए मोस्टली गर्भर मशीन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर है। और ये जेट 2017 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा गाय की दुग्ध शिराओं में होता है। तो जो गाय है, गाय की दुग्ध शिराओं के अंदर क्या होता है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दूध, उसके बाद में ऑप्शन नंबर सेकंड पानी, ऑप्शन नंबर 3 ब्लड और ऑप्शन नंबर 4 दूध और खून दोनों पाए जाते हैं। तो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है 4 कि उसके अंदर ब्लड और मिल्क दोनों पाए जाते हैं। और ये जेट 2017 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। 130 में देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय को अपन बोलेंगे नेशनल डेयरी रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ अपन बात करेंगे करनाल हरियाणा के अंदर ये इंस्टीट्यूट स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा जाए एनडीआरआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो एनडीआरआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, आपके करनाल हरियाणा में। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2017 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट 131 पे आइए, खुरपका मुंहपका रोग में फुटपाथ हेतु निम्न में से कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है।
तो देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे खुरपका मुंहपका डिजीज होता है, उसके अंदर फुटपाथ जो होता है, जिसे आपने देखा होगा जो पशु के जो पैर है उन पैरों के बीच में छाले बनते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं जिससे कॉपर सल्फेट आता है जिसे नीला तोता कहते हैं, उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं और सॉल्यूशन तैयार करने के बाद में इस पशु के पैर को इस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं ताकि ये जितने भी जो आपकी वायरस वगैरह है, जितने भी कीटाणु वगैरह है वो नष्ट हो जाते हैं और पशु के अंदर ये डिजीज का प्रभाव कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका नीला तोता है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये देखिएगा जेट 2018 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में बात करते हैं 132 के ऊपर आइए, निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है। तो यहां पर गाय की सबसे भारी नस्ल की बात करेंगे, ये क्वेश्चन काफी बार आता है। जर्सी, एक है होलिस्टन फ्रीजियन, गिर और राठी। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने होलिस्टन फ्रीजियन के बारे में पढ़ा, विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली और विश्व की सबसे अधिक जो भारी नस्ल है, जिसमें आपने देखा होगा नरों का जो वजन होता है वो 900 से 1000 केजी तक हो जाता है और मादा का वजन ये 700 से 900 केजी के आसपास तक हो सकता है। तो इससे कोई भारी गाय की नस्ल नहीं है। तो विश्व की सबसे भारी गाय की जो नस्ल है वो कौन सी आपकी HF, जिसको अपन हॉलिस्टन फ्रीजियन के नाम से अपन जानते हैं। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपकी जेट 2018 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 133 है, अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल विश्व में प्रथम स्थान पे है। कि यहां पर जो 133 क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अंडा उत्पादन में मुर्गी की सबसे सर्वोत्तम जो नस्ल है वो कौन सी है। तो यहां पर अपन बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोड आइलैंड, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्लाईमाउथ रॉक, ऑप्शन नंबर 3 है रेड कॉर्निश और ऑप्शन नंबर 4 है व्हाइट लेगहॉर्न। तो मैं बताना चाहूंगा व्हाइट लेगहॉर्न जो है वो एक वर्ष के अंदर 280 अंडे देती है 365 दिन में से, जो कि विश्व की सभी नस्लों में क्या होता है सर्वाधिक होता है। तो यहां पर अंडा उत्पादन की दृष्टि से मुर्गी की सबसे सर्वोत्तम ब्रीड की बात की जाए तो वो कौन सा है आपका व्हाइट लेगहॉर्न। ये जो क्वेश्चन है आपके जेट 2018 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा आपके 134 नंबर का क्वेश्चन है, पशुओं में आयु ज्ञात करने की सबसे सर्वोत्तम जो विधि है वो कौन सी है। पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है और उसके अंदर अपन बात कर रहे थे, जिसे शारीरिक दशा देखकर, दांतों को देखकर, खुरों को देखकर, सींगों को देखकर, जिसमें दांतों के द्वारा पशु की आयु ज्ञात करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। जेट 2018 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा गर्भर विधि में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। यह भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा गर्भर मशीन के द्वारा वसा प्रतिशत अपन ज्ञात करते हैं। तो वसा प्रतिशत ज्ञात करते समय आपने ब्यूटेरोमीटर के अंदर देखा होगा 10 ml वहां पर H2SO4 का यूज किया जाता है और 10.75 ml इसके अंदर है दूध का यूज किया जाता है और 1 ml जो है ml एल्कोहल का यूज किया जाता है। तो यहां पर अपने से क्वेश्चन पूछा जा रहा है गर्भर मशीन के अंदर दूध की जो मात्रा काम में ली जाती है वो कितने काम में ली जाती है 10.75 ml। तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका राइट आंसर है और ये जेट 2018 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यहां पर देखिएगा 136 है, 136 की अपन बात करेंगे, निम्न में से कौन सी मृदु रेचक औषधि है। तो यहां पर देखिएगा निम्न में से कौन सी मृदु रेचक औषधि है। तो यहां पर देखिए अरंडी का तेल है, मृदु रेचक औषधि है, कपूर है, एल्कोहल है, ये उत्तेजक के रूप में काम करती है, कीटाणुनाशक के रूप में लाइसोल काम करता है। तो 136 के अंदर क्या है राइट आंसर क्या है, मृदुरेचक जो है अरंडी का तेल मोस्टली मृदुरेचक का कार्य करता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपकी जेट 2018 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इस प्रकार से जेट 2002 से लेके जेट 2018 तक जो भी क्वेश्चन आपके एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस के अंदर पूछे गए हैं उनको मैंने आपको 3 क्लासेज के अंदर मैंने इनको कंप्लीट करवाया है। फिर भी अब नेक्स्ट जो क्लासे होगी उन्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि आपकी जो ICAR
आईसीआर के जो एग्जाम पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं या आईसीआर के पुराने जो पेपर होते हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआर और जेट में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होता, तो आप जेट के साथ साथ आईसीआर के एग्जाम को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो और इंडिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर अपना दाखिला ले सकते हो। तो आगे की क्लास के अंदर मैं फिर से हाजिर होऊंगा और उस क्लास के अंदर मैं बात करूंगा आईसीआर के पेपर सॉल्यूशन की। तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं वो अपने इस चैनल के ऊपर अपनी क्लास को देखते रहिएगा, ताकि आप लोगों को आईसीआर के जो पुराने पैटर्न के पेपर है उनके बारे में भी पता चल सके कि किस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।